नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि हम डेली कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन पर चर्चा करनी है। सबसे पहला है विजन इंडिया @2047। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, किस विजन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है विजन, तो इंडिया का क्या विजन था 2047 तक जो उसे कंप्लीट करना था, जिन जिन क्षेत्रों में, उनकी बात करेंगे। दूसरा है एटीएल मैराथन 2023-24। तो ये क्या है एटीएल मैराथन, इसके बारे में चर्चा होगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाना है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो ये कैसे रूपांतरित किया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा है IIT मद्रास चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपना पहला इंटरनेशनल ब्रांच ओपन किया है। तो कहाँ इंटरनेशनल ब्रांच ओपन किया है, इसके बारे में जानेंगे। और अंत में है RBI करेगा ICRR को चरणबद्ध तरीके से बंद। ये हैं आपके टॉपिक। सबसे पहले शुरू करते हैं किसके साथ, विजन इंडिया @2047 के साथ। ठीक है, सभी को पता है विजन इंडिया आया था, आप लोगों ने पढ़ा भी है। इसमें बहुत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए थे, इन पर चर्चा की गई थी। तो चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के साथ एक विकसित राष्ट्र बनाना था, और इसी के तहत ये आपका विजन इंडिया 2047 की योजना बनाई गई थी। यानी कि 2047 तक भारत क्या होना चाहिए, एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाना चाहिए। और इसकी इकोनॉमी की यदि मैं बात करूं तो कितनी, 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी इकोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी सपने को साकार करने के लिए आपका विजन इंडिया 2047 योजना लाई गई थी। चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी और यह क्या है। तो यह अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का खाका तैयार करने की एक परियोजना है। यानी कि अगले 25 वर्ष में भारत किन किन क्षेत्रों में कैसे विकास करेगा, क्या उसके पैरामीटर्स होंगे, किस प्रकार की योजनाएं चलाई जाएंगी, कौन कौन से क्षेत्रों में भारत को कार्य करने की ज्यादा आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रथम क्षेत्र में है, द्वितीय क्षेत्र में है, तृतीय क्षेत्र में है। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में उसे आगे बढ़ने की ज्यादा आवश्यकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। इन सभी क्षेत्रों को ध्यान में रख करके अगले 25 वर्ष इसका खाका तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसे नीति आयोग द्वारा बनाया गया है। तो यदि इसके मैं बात करूं कि किसने बनाया है, तो नीति आयोग द्वारा इसे फॉर्मेट किया गया है। और परियोजना का लक्ष्य भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाना है, मानव विकास और सामाजिक कल्याण का एक मॉडल और पर्यावरणीय स्थिरता का चैंपियन बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन मोटो रखा गया है, एक तो हमें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इंडिया को टेक्नोलॉजी में क्या बनना है, वर्ल्ड का लीडर बनना है, विश्व गुरु बनना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है, सामाजिक कल्याण का एक मॉडल और पर्यावरणीय स्थिरता, इस पर बेसिकली ज्यादा ध्यान देना है। कार्बन एमिशन हमें ज्यादा से ज्यादा कम करना है। अच्छा चलो, आपसे एक जर्नल क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यूपीएससी से क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, यूपीपीसीएस से क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। अभी हाल ही में एक आपका ऐसे पूछा गया था जो जनरली बॉटल्स वगैरह में एक टैगलाइन लिखी जाती है, उससे संबंधित था, तो शायद इससे भी पूछ सकते हैं। तो अभी जो भी दिल्ली के निवासी हैं या फिर दिल्ली में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं सारे के सारे, तो आप अभी दिल्ली मेट्रो से यदि यात्रा करते हो तो आपको अब टोकन की बजाय एक स्लिप मिलती है। ठीक है, और उस स्लिप में अगर आपने कभी उसको ध्यान से पढ़ा है तो वहां पे नीचे लिखा होता है, आपको धन्यवाद, आप 288 ग्राम कार्बन एमिशन को मतलब सेव करें, कार्बन एमिशन होने से बचा रहे हैं। 288 ग्राम आपने जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कम किया है। ठीक है, यहाँ पे वो टैगलाइन दी हुई थी। सेम @ आप किसी अदर स्टेशन पे जाते हो तो वहां पर कुछ और लिखा होता है कि आप 320 ग्राम कार्बन एमिशन बचा रहे हो। तो इसका क्या मतलब है और क्या इससे फायदा हो रहा है, ये जो स्लिप्स लॉन्च करेंगे। वैसे से लॉस भी बहुत ज्यादा है कि अगर वो खो जाए, गल जाए तो प्रॉब्लम है, आपको अदर स्टेशन पर जा करके वहां से निकलवानी पड़ेगी। लेकिन वहां पे वो आपको किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं कि वो जो सर्कल, वो जो टोकन बना रहे थे उसमें कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा था और कितने सारे टोकन्स बनते थे, अब वही टोकन्स कहां पर आ गए, एक स्लिप में आकर के सिमट गए हैं। तो क्या जो स्लिप कागज बन रहा है वो किससे बनता है, आप सभी को पता है कागज किससे बनता है। अब वो वनों की कटाई की तरफ आ जाएगा तो
बेसिकली हम पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण को संरक्षित करने की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। और उसी अल्टरनेट को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब आप फोन में अपनी टिकट ले लो, क्यूआर कोड स्कैन करो एंड दैट्स इट, चले जाओ। तो मुझे लगता है कि वो जो स्लिप में लिखा होता है कि 288 ग्राम आप कार्बन एमिशन बचा रहे हो, 320 ग्राम आप कार्बन एमिशन बचा रहे हो, हम एमिशन तो बचा रहे हैं, लेकिन अदर साइड हम क्या कर रहे हैं, वो जो कागज आ रहा है वो भी पेड़ों से ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को भी हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। तो आसपास जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, चेंजमेंट होते हैं, तो उन्हें देखते हुए चला करो। अगर अभी तक आपने कभी नोटिस नहीं किया है, तो इस बार जब भी आप स्लिप लोगे, अब कुछ लोग कहेंगे मेरे पास कार्ड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ जानना है या देखना है तो आप एक टिकट परचेज करना, और उसमें नीचे लिखा होगा, आप समझ जाओगे कि वो किस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं और क्या क्या चीजें इसमें एक सिर्फ छोटी सी लाइन से आपको बताई जा रही है कि इंडिया को एक विजन पाना है, और उस विजन को वो छोटी छोटी चीजों से भी टैकल कर रहा है। ठीक है, तो और यही छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो हमें बहुत आगे लेकर के जाते हैं। चलिए, तो ये तो थी चीजें जो सामाजिक व्यवहारिक, जब आप जीवन में जाते हो, व्यवहारिक जीवन, आई मीन टू से कि जब आप जनरली ऐसे वॉक कर रहे हो तो आप आसपास के चीज़ों को देखते रहो, सजग रहो। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ छुपी होती है आपके लायक, जो आपके सिलेबस से जुड़ी हुई होगी। चलिए, उद्देश्य क्या है, 2047 तक 18,000 से 20,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय करनी है भारत को। ठीक है, तो कितनी आय होनी चाहिए, 18,000 से 20,000, और ये आय किसमें है, डॉलर में है। तो इतना लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा इस 2047 तक। और क्या करना है, 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनानी है। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास करना है। अब इस विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से क्या संबंधित हो जाता है कि वहां पे स्वच्छ जल हो, वहां पर लाइट हो, वहां पर भी मार्ट्स हो, वहां पर भी क्या हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर आवाजाही के लिए कनेक्टिविटी बेहतर हो। तो इन्हीं सारी चीजों का ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास करना है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, एयरपोर्ट, शहरी क्षेत्रों की यदि मैं बात करते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाना चाहिए, विश्वविद्यालय, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सबको जोड़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली पूरी तरह से यहाँ पर विकास करने की बात की गई है। नागरिकों के जीवन में सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप, यानी कि हमें बहुत सारी चीजें जो हम घर बैठ करके कर सकते हैं। अभी देखो, आपका लॉन्च हुआ 1 ID 1 स्टूडेंट करके, आपका एक मुहिम जो है वो लॉन्च हुई। उसके बाद एक राष्ट्रीय एक पंजीकरण लॉन्च हुआ डॉक्टर्स के लिए। तो इस तरह से चीजें धीरे धीरे करके क्या करी जा रही है, ऑनलाइन करी जा रही हैं। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। अब हमें जो बैंक में जाना पड़ता था खाता ओपन कराने के लिए, वो आप घर बैठे कर सकते हो। तो धीरे धीरे सरकार से हमारा जो बेसिकली एक तरीके से हमें जो जा करके काम कराना पड़ता था, बार बार बहुत हमें प्रॉब्लम्स होती थी, तहसील जा रहे हैं, चप्पल घिसी जा रही हैं, कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है, कुछ कार्य नहीं हो रहे, तो डायरेक्ट सरकार ने क्या किया, आप घर बैठे ऑनलाइन सारे काम कर लो। ठीक है, एक तो हस्तक्षेप इस प्रकार का हो गया कि इस तरह भी सरकार से क्या है, आपको कहते हैं ना, सरकारी दफ्तर जाते जाते हमारी चप्पलें घिस गई लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे सरकार ये कर रही है कि आप अपने कार्य खुद ही कर सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि उसने ऐप बना दिया, चाहे वो SBI का हो, चाहे वो किसी भी बैंक अकाउंट का हो, उसने ID बना दी, उसने एक पोर्टल बना दिया। अब यहाँ पे जाकर के आप कार्य करते रहो, अपनी चीजें देखते रहो। ठीक, तो ये वाली चीजें शामिल हो गई। तो हस्तक्षेप को समाप्त करना है, यानी कि डिजिटलीकरण को बेसिकली ज्यादा बढ़ावा देना है, डिजिटल अर्थव्यवस्था और शासन को बढ़ावा देना है, जैसे कि बताया मैंने। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लैंड हुआ हमारा। ठीक है, इसके बाद अभी हमारा आदित्य L1 वो लॉन्च किया गया। तो इस टाइप की चीजें जो है भारत कर रहा है और इसमें अग्रणी भी बन रहा है। भारत की भूमिका बढ़ाना है और अनुसंधान का विकास करना है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। वर्तमान स्थिति की यदि मैं बात करूं तो भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि PPP क्रिया, PP मतलब कि क्रय शक्ति और समता की यदि बात की जाए तो, यानी क्रय परचेज करना, P पावर, और समता में पार्टिसिपेशन भी आपका आ जाता है, के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि PPP इस क्रिया में देखा जाए, यानी कि परचेज करने में, पावर में और समता, पार्टिसिपेशन या इस तरह से, तो
भारत अभी वर्तमान में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था निकल के आएगी। यदि नॉर्मल हम देखें विश्व में तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये तो रहा भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित। अब आ जाते हैं ये अटल टिकरिंग लैब मैराथन बेसिकली क्या है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ATL 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है। तो इस नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिकरिंग लैब मैराथन 2023 का आवेदन खोल दिए गए हैं 23-24 के। अब ये बेसिकली इसमें क्या चीज़ें शामिल करी गई हैं और किन के लिए, तो ये उन छात्रों के लिए है जो हमारे देश में, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, अनुसंधान से संबंधित हो, इन योजनाओं पर कार्य कर सकते हैं और अपने इसमें मत रख सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं कि इस क्षेत्र की यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं 2023-24 ATL मैराथन की थीम भारत के 75वें गणतंत्रता दिवस यानी कि 26 जनवरी पर आधारित है, जिसमें छात्र टीमें वर्क के माध्यम से क्या करेंगी, अंतरिक्ष, जैसे मैंने बताया अभी, कृषि, समावेशिता, आपदा प्रबंधन, साथ ही साथ गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल जैसी परियोजनाएं बना सकते हैं। इससे संबंधित वो परियोजनाएं बना सकते हैं। इसके लिए जो भी छात्र इस पे आवेदन कर सकते हैं। भारत भर में छात्र इसमें भाग ले सकते हैं और सामुदायिक समस्याओं के लिए नवीन समाधान विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है कि स्कूलों में नवाचार का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और छात्रों को नवाचार से अवगत कराना है। अभी क्या है, टेक्निकल हम बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज उस प्रकार से नहीं दे पा रहे। अब टेक्निकल ये मैं समझ रहा कि उनको फ़ोन चलाना आ गया, दैट इज़ अ टेक्निकल नॉलेज। नो, अगर फ़ोन चलाना आ रहा है तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, छोटे बच्चे दे दो तो उसको भी हेलो करना आता है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज का मतलब ये होता है कि हम उन्हें कितना इन्वेंशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं, कितना उनके अंदर यह इच्छा आ रही कि वो कुछ नया विकसित करें, कुछ नई चीज़ें बनाएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये इसी को बढ़ावा दे रहा है कि अंतरिक्ष, कृषि, समावेशिता, आपदा प्रबंधन, इससे संबंधित वो कोई नए टूल विकसित करना चाह रहे हैं, कोई नई योजना विकसित करना चाह रहे हैं, तो इसमें आकर के वह भाग ले सकते हो और इस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं CO2 से CO का रूपांतरण करना। अभी कैसे किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, इस पे हम बात करते हैं। तो IIT बॉम्बे में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन ने, ये काफ़ी लंबा सा नाम है, इनका नाम याद कर लीजिएगा। यूटिलाइजेशन ने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए नई तकनीकें विकसित करी है। तो बेसिकली IIT बॉम्बे के द्वारा की गई है। आगे देख लेते हैं। यह प्रौद्योगिकी ऊर्जा कुशल है और इसका उपयोग इस्पात क्षेत्र में ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, बेसिकली कार्बन एमिशन को कम भी करेगा। यह 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। भारत को क्या करना है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन। तो इसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया जा रहा है और ये 2070 तक का भारत का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। CO2 से CO रूपांतरण तकनीकी कैसे रूपांतरित किया जाएगा, तो CO2 से CO का रूपांतरण एक इलेक्ट्रोकैटालिटिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, पारंपरिक तरीके के विपरीत इसमें क्या होगा कि उच्च तापमान, जो तापमान बेसिकली होने वाला है 400 से 750 डिग्री के मध्य होने वाला है, इसमें हाइड्रोजन की समतुल्य मात्रा की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। क्या बनाने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, यह प्रक्रिया पानी की उपस्थिति में परिवेश के तापमान कितना, 25 से 40 डिग्री के मध्य होना चाहिए, इस पर काम कर सकती है, जिससे उच्च तापमान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इस इलेक्ट्रोकैटालिसिस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा सीधे नवीनीकरण ऊर्जा जैसे कि सोलर पैनल और पवन चक्कियों से प्राप्त की जाती है। तो ये जो ये इलेक्ट्रोकैटालिसिस प्रक्रिया है, इसके लिए जो ऊर्जा मिलेगी वो जो हम पारंपरिक तरीके से बिजली यूज करते हैं उससे नहीं, हम उसके लिए सीधे नवीनीकरण ऊर्जा किसका प्रयोग करेंगे, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो पवन चक्कियों से उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका प्रयोग किया जाएगा, जो कार्बन तटस्थ संचालन सुनिश्चित करती है। ठीक है, इसके अत्यधिक ऊर्जा कुशल प्रक्रिया और पर्यावरण के अनुकूलन और टिकाऊ बनाना है। आगे आ जाते हैं, इस्पात उद्योग के लिए कैसे इसका महत्व है। तो इस्पात उद्योग में CO2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन है, जिसका उपयोग किसमें करते हैं हम, तो ब्लास्ट फर्नेस में और लौह अयस्कों को धात्विक लोहे में बदलने के लिए किया जाता है CO2 का उपयोग। इससे क्या होगा, CO उद्योग में विशेष रूप से सिन गैस के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया करने वाला रसायन है। परंपरागत रूप से यदि बात करूं तो CO2 का उत्पादन कोक और कोयले के आंशिक ऑक्सीकरण से होता है।
ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण CO2 का उत्सर्जन होता था। तो पहले पारंपरिक तरीके से किया जाता था, तो चाहे वो कोयला माध्यम है या इस तरह से होता था, कोक या कोयले से, और इसकी वजह से होता क्या था कि CO2 का उत्सर्जन होता था। लेकिन अब इलेक्ट्रोकैटालिसिस के माध्यम से किया जाएगा तो ये CO2 का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, नई CO2 से CO का रूपांतरण तकनीक स्टील उत्पाद में कार्बन पदचिह्न और संबंधित लागत को कम करते हुए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं IIT मद्रास। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में IIT मद्रास ने अपनी एक नई इंटरनेशनल ब्रांच ओपन करी है। इसके लिए MOU किसके साथ साइन किया गया है? तो तंजानिया के कहां पर? जांजीबार द्वीप समूह में यह IIT मद्रास की जो संस्था है वो ओपन करी गई है। कहां पर? तंजानिया, जांजीबार में, याद रखिएगा। और यह अपनी तरह का एक पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है। यह पहल एक उज्जवल शैक्षणिक भविष्य को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जिसमें दोनों देश मिलकर के शिक्षा, नई तकनीकी, नवाचार इनको बढ़ावा देंगे और उसके लिए भारतीय छात्रों एवं जो तंजानिया के छात्र हैं उनको भरपूर मौका भी दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु की यदि मैं बात करूं तो यह प्रयास भारत की शिक्षा प्रणाली की उत्कृष्टता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाएगा। इसमें साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा आप सभी का। और ये कार्यक्रम डेटा संचालित प्रौद्योगिकियों में जो कौशल है उनको, उनकी बढ़ती मांग को देख करके शुरुआत करी गई है। डेटा साइंस में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनको पारंगत किया जाएगा, उनको शिक्षा प्रदान करी जाएगी। ठीक है, इससे पहले बैच में तंजानिया, नेपाल और भारत सहित विविध पृष्ठभूमि के जो व्यक्ति हैं वो शामिल होंगे, जिनमें महिलाओं का सराहनीय 40% प्रतिनिधित्व होने वाला है। और इसमें 40% क्या रहेंगी? जो रिजर्व रहेगा वो महिलाओं के लिए रहने वाला है। ये आप देख लेते हैं, ये ICRR क्या है और इसके बारे में क्या चीजें हैं। तो RBI ने वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICRR, इसको चरणबद्ध तरीके से बंद करने का योजना बनाया है। ये बंद करने की योजना बनाई है, घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि बाजार में सुनिश्चित करना है कि वित्तीय प्रणाली स्थिर रहे और मुद्रा बाजार सुचारू रूप से संचालित होता रहे। स्थिर रहे वित्तीय प्रणाली, यानी कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा ना हो, बाजार स्थिर ही रहे। आगे ICRR की उत्पत्ति, तो RBI गवर्नर शशिकांत दास ने ICRR की शुरुआत कब की थी? ICRR की उत्पत्ति की यदि मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत RBI गवर्नर शशिकांत दास के द्वारा की गई थी, जिसमें सभी अनुसूचित बैंकों को 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों में वृद्धि पर 10% आरक्षित अनुपात बनाए रखने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, कि आपको 10% रिजर्व अपने पास रखना है। किसके अलावा? अब जो आपकी मांगे हैं और जो आप प्रदान कर रहे हो उसके बीच में 10% आपको रिजर्व अपने पास रखना होगा। ये बैंकों को कहा था, जितना आप पैसा दे रहे हो लोगों को, चाहे वो लोन में चाहे किसी प्रकार दे रहे हो, आपको उसका 10% हिस्सा अपने पास रिजर्व रखना है, होल्ड करके रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न कारकों से उत्पन्न अधिशेष तरलता, जो एक्सेस लिक्विडिटी हो रही थी, उसको अवशोषित करना था। और जिसमें बैंकिंग प्रणाली में 2000 के जो नोट हैं उनको फिर से शामिल करने की बात भी की जा रही थी कि 2000 नोट जो है वो भी उस सर्टेन टाइम पे मान्य होंगे, शामिल होंगे, लेकिन आपको होल्ड करके रखना है अपना 10% जो आरक्षित अनुपात है। ठीक है, तो ये था पूरा ICRR के बारे में जो शुरू किया गया था और अब उसको बंद करने की बात की जा रही है। यदि मैं बात करूं आज के प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हाल ही में IIT मद्रास ने किस अफ्रीकी देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? पहला तंजानिया, दूसरा केन्या, तीसरा सूडान और चौथा अल्जीरिया। प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।